जाने तमन्ना तो जुनून मेरा अनुष्य खां की नवतीस। वैसे ये ड्राइविंग के असूलों के खिलाफ है। अली से आंखें मूंदे नींद के समुद्र में गोते लगा रही थी जब शतांश की आवाज़ से बिल्कुल अपने पास सुनाई दी तो इसने फट से आंखें खोले। जदान मुस्कुराता हुआ सामने देखते ड्राइविंग करने लगा। तुम्हें कुछ ज़्यादा नींद नहीं आती? हर 5 मिनट बाद तुम सोई होती हो। जदान रिजे को खामोशी से दोबारा आंखें बंद करते देख पाए हाथ की चुटकी इसके सामने बजाते इसे दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर गया। पहले तो नहीं, आज सुबह से काफ़ी आ रही नींद। अरीसे तकरीबन आज सारा दिन सोती रही थी, लेकिन अभी भी इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। लंच किया था जी? अरीसे ने बाहर अंधेरे में देखते कहा। वैसे बाहर से ज़्यादा अगर मेरी तरफ मुड़ कर देखो तो ज़्यादा खूबसूरत मंजर है। आखिर कोई एक ज़माना मरता है तुम्हारे शोहर पर, और शोहर तो तुम्हें अच्छे से पता है किस पर मरता है। सरदार ने रीजे के हाथ को पकड़े अपनी तरफ खींचते अपने हिसार में लेते बिल्कुल अपने करीब किया तो इसके चेहरे से पल्लू हटता इसका चांद सा चेहरा बेख्तियारी से एक बेबाक की रुख आ गया। जदान, आप ड्राइविंग ध्यान से करें प्लीज़। रीजे जदान के सीने पर हाथ रख के अपने और जदान के दरमियान फासला करने की कोशिश करती बुखलाए हुए बोली, ध्यान से ही करूँगा क्योंकि अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है। जदान अरीसे के हल्के पिंक लिपस्टिक से रंगे होंठों को नरमी से छूता अपना बाजू हटा गया। अरीसे बस जदान को घूरती गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ जाकर लगे। ऐसे घूरने से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उल्टा इन नशीली आंखों में डूबकर मैं कुछ ज़्यादा ही बेताब हो जाऊंगा। जदान अरीसे की गोरी पर मुस्कुराता हुआ इसे दोबारा बाजू से खींचते सीट पर सही तरह बिठा गया जो इसके डर से बिल्कुल दरवाजे के साथ लगी हुई थी। अब से तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही सफ़र करना बेगम साहिबा। तो दो बातें पल्ले बांध लें कि ना तो आप मेरे साथ सफ़र करती सो सकती, और दूसरा, जरदान ने मुस्कुराते हुए रीजे की तरफ देखा जो इसकी तरफ ही मुतवज्जा थी। दूसरा क्या? रीजे ने तजस्सुस से इसकी तरफ देखा। दूसरा, तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे हाथ में होना चाहिए। जरदान ने इसकी आंखों में देखते इसके दाएं हाथ को अपने हाथ में लेते लोगों से लगाया। अगर मुझे लंबी ज़िंदगी जीनी है तो दूसरी बात तो मैं आपकी कभी ना मानूं। और इसे अगले ही पल जरदान से अपना हाथ छुड़ाती अपनी कमर के पीछे छुपा गई। इसका मतलब है तुम भी मेरे साथ एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहती हो? जरदान अरीजे की बात को अपने मतलब में लेता इसके बिल्कुल पास होते बोला, मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा जी पाएंगे। अरीसे ने जरदान के कंधे पर हाथ रखे इससे इसकी जगह पर पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। क्या मतलब? क्यों नहीं जी पाएंगे? जरदान फौरन सीधा होता बोला, जिस तरह लापरवाही से आप ड्राइव कर रहे हैं इससे तो यही लगता मुझे। अरीसे जरदान को देखते थोड़ा सा चिढ़कर बोली जिसका सारा ध्यान ड्राइविंग के बजाय बेबाक हरकतों पर था, मेरी जान जरदान शाह के जिंदा रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मर गया तो बहादुरी से मुकाबला करना इस दुनिया का। जरदान मुस्कुराते हुए एक आंख बंद कर गया। जरदान, आप रात के इस वक्त ऐसी सुनसान जगह पर कैसी फजूल बातें कर रहे हैं मेरे साथ? अरीसे ने दहलते हुए जरदान के अल्फाज पर नम आंखों से बाहर काले गहरे अंधेरे और सुनसान सड़क को देखते थोड़े गुस्से से कहा, अरे मेरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरीसे को अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते देख वो भरपूर मासूमियत से बोला, मैं मामा को बताऊंगी कि आप सारे रास्ते मुझे कैसे डराते लाए हैं। अरीसे जरदान की बातों से सचमुच डर गई थी। अच्छा, अब कुछ नहीं बोलता? जरदान ने अरीसे के हाथ को पकड़ते प्यार से कहा जब अरीसे ने गुस्से से अपना हाथ फौरन छुड़ाया और जरदान के गुस्से पर फौरन अपना रुख खिड़की की तरफ किया। जरदान, बेटा तेरा रोब बस कुछ दिन का मेहमान है तेरी बेगम पर, फिर तो जन्म रीति के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। जरदान मुंह में बड़बड़ाते दोबारा से अरीजे का हाथ पकड़ते अपने हाथ के नीचे दबाते स्टीयरिंग पर रख गया। अरीजे मुसलसल अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में थी पर जब कामयाब ना हुई तो सीट पर थोड़ा आगे होकर बैठ गई। जब भी जरदान शाह का फ़ोन बचा और बेख्तियारी जरदान ने अरीजे को घूर कर देखा जिस पर वो कंधे उचकाते मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगे, क्योंकि अब जरदान को मजबूरन इसका हाथ छोड़ते फ़ोन अटेंड करना पड़ा। हेलो। जरदान ने पहले अरीसे और फिर फ़ोन को घूरते कॉल को ओके किया। कैसे हो जरदान शाह? शादी बहुत बहुत मुबारक हो। जब जरदान शाह को दूसरी तरफ से कैसे राय की आवाज़ सुनाई दी, फ़ोन क्यों किया है ये बता। जरदान का गुस्सा पल में बढ़ा था। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी बाहर का बंदा इसके घर के किसी भी फर्द की बात करे, और कैसे राय जैसा बंदा इसकी शादी को लेकर बात करता। जरदान का दिमाग मिनटों में घुमा गया। अरे अरे, सुना है बड़े जुनूनी इश्क के बाद शादी की है, और कल की सारी रात फार्म हाउस पर गुजार कर भी तुम तो इतने ही गर्म हो। क्या अपनी
ज़ुबान को लगाम देना, वरना हलक से खींच कर इतने टुकड़े करूँगा कि ज़िंदगी भर गिन नहीं पाएगा। ज़दान ने कैसर राय की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी तनी रगों से चिल्लाते बुरी तरह गाड़ी को ब्रेक लगाई। अरीज़े डरते हुए ज़दान को देखती अचानक लगी ब्रेक पर खुद को संभाल ना पाई और सीधी अपनी पेशानी सामने बोनट पर लगवाकर जख्मी करवा चुकी होती। अगर ज़दान फौरन अपना हाथ सामने रखते इसे ना बचाता। ओ हीरो, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। कैसे राय बकवास कर, तूने किस लिए फ़ोन किया? सिर्फ ये बताने के लिए किया था? तुझे क्या लगता था तू हमारी जड़ें काटेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें सब पता था, हम तो बस तेरी किसी गलती या कमज़ोरी के हाथ आने का इंतज़ार कर रहे थे। कैसे राय ने जोरदार लगाते अपनी बात मुकम्मल की। तुझे क्या लगता? ज़दान शायद तुझ जैसे कुत्तों से डरता है। अगर तुम लोगों को पता है सब, तो अब तो तुम सबको चुन चुन कर मारने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़दान शाह ने इस बार पहले से ज़्यादा सख्त लहजे से कहते अपनी आवाज़ को थोड़ा आहिस्ता किया। हाँ हाँ ज़दान शाह, मानना पड़ेगा दम है तुझमें, लेकिन तू जानता है हम नहीं हमें, और तू अगर पहले नहीं डरता था तो अब डरेगा। ये वादा है कैसर राय का। ओ जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे हिम्मत है तो सामने आकर ये अल्फाज बोलने की जुर्रत करके दिखा, फिर बताऊं तुझे। ज़दान फ़ोन काटते अरीज़े की तरफ देखने लगा जो डरी सहमी से इसके बाजू को पकड़े बैठी थी। कौन था ज़दान? कोई नहीं था, हमारे काम में ऐसी रिवाइवलरी चलती रहती है, तुम परेशान ना हो। ज़दान ने अरीज़े की पेशानी पर लब रखे और इसके बहते आंसू साफ किए, जो मिनट मिनट पर बहने को तैयार रहते थे। लेकिन आप ऐसे लोगों से पंगा लेते ही क्यों हैं? अरीज़े ने नम लहजे से ज़दान के सीने से लगे ही इसकी तरफ देखते कहा। अरे मैं कहाँ पंगा लेता, पंगे तो वो लोग लेते हैं, मैं तो शरीफ सा बंदा हूँ। ज़दान ने अरीज़े के नाम से होठों को छुआ, जिन पर अब नकाब ना होने की वजह से इसके बेलगाम जज्बों को भड़का गए। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही शरीफ हैं। अरीज़े फ़ौरन ज़दान से दूर होती अपना चेहरा दोबारा नकाब से छिपा गई, जिससे कम से कम इसकी बेबाकियों से तो बची हुई थी। ज़दान ने इसके मासूम से एक्ट पर मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। यानी इसकी बीवी को ये लगता था कि ये मामूली सा नकाब ज़दान शाह जैसे तूफ़ान को अपनी मनमर्जी करने से रोक सकता था। ज़दान ने दोबारा से अरीज़े का हाथ पकड़े गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वो पहले ही अच्छे खासे लेट हो चुके थे। अरीज़े ने दोबारा हाथ निकालने की कोशिश ना की, लेकिन अपने पाँव को अपने आरामदेह हील वाले जूते से उतारते टांगे सीट पर रखे दोबारा से नींद की वादियों में खो गई थी। ज़दान ने शाह वेली के मेन गेट से दाखिल होते गाड़ी रोकी, तभी अरीज़े की आँख खुली। पहुँच गए? अरीज़े ने गाड़ी रुकने पर आंखें खोले पूछा। जी मदाम जी, पहुँच गए। डियर, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे अपने बाजुओं में उठाकर अंदर ले जाने में भी कोई आर नहीं। ज़दान ने अपना चेहरा बिल्कुल इसके पास करते कहा। जाग तो रही हैं। अरीज़े ने इसके सीने पर हाथ रखते से थोड़ा दूर करते फ़ौरन इधर उधर देखा कि कोई बाहर तो नहीं है। चलें? ज़दान ने अपनी हथेली इसके आगे बढ़ाते प्यार से कहा, लेकिन अरीज़े का फिलहाल इसे कोई मस्बत रिस्पॉन्स देने का इरादा नहीं था, इसीलिए वो इसकी सुर को सफ़ेद हथेली को इग्नोर करती जल्दी से अपनी हील्स पहनते गाड़ी का डोर खोलने लगी जो लॉक था। अरीज़े, ज़दान शाह, कभी गलती से भी मुझे इग्नोर करने की ज़रूरत ना करना, वरना तुम समेत इस सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, ये याद रखना। ज़दान अरीज़े के अपने प्यार से बढ़ाए हाथ को इग्नोर करने पर जलता हुआ आतिशफ़शा बना। अरीज़े के बाजों को अपने मजबूत गिरफ्त में लेता चट्टानों से सख्ती लिए बोला। ज़दान, मैं तो बस। क्या बस? अरीज़े ज़दान के अपने बाजू पर इतनी मजबूत गिरफ्त पर आंसू बहाती बोलने लगी, जब ज़दान इसकी बात काटते पहले से ज़्यादा ज़ोर से चीखा। प्लीज़ ज़दान, मुझे दर्द हो रहा। अरीज़े, कल से ज़दान के नरम रवैये को देखती इसका सख्त और ज़िद्दी तबीयत को भूल चुकी थी, जो अब इसके सामने दोबारा से अति से सर तक पैर हिला गई थी। अब ये आंसू बहाना बंद करो और चलो अंदर। ज़दान ने खामोशी से अपने हाथों को देखती आंसू बहाती अरीज़े से कहा, जो बिना किसी बात का जवाब दिए दरवाज़ा खोलने लगी, जिसका लॉक ज़दान खोल चुका था। ज़दान बाहर निकलते अपना हाथ अरीज़े की तरफ बढ़ा गया, जिसे अरीज़े गुलाबी आंखों से थामते गाड़ी से निकलती हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। अंदर सभी इनका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सबसे मिलकर अरीज़े का मूड कुछ बहाल हुआ था, लेकिन इसने एक बार भी गलती से भी ज़दान शाह की तरफ नहीं देखा था। डिनर के बाद सलमान शाह ने सबको अपने कमरे में बुलाया था। बस अबरीशा का यान और आर्यन इस मिट्टी का हिस्सा नहीं थे। हज़ार अभी घर आया था, इसे स्पेशल फिरोज़ा शाह ने मैसेज करके बुलाया था। हज़ार अच्छे से जानता था कि इसे क्यों बुलाया गया है,
वो सलमान शाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो दरवाजे के पास कान लगाए खड़ी अबरीशा को देख हैरान रह गया, लेकिन फौरन इसकी इस बचकाना हरकत पर इसे टूट कर प्यार आया। लेकिन हमेशा की तरह वो अभी इस प्यार को जता नहीं सकता था, क्योंकि इनकी हवेली के सब कमरे साउंड प्रूफ थे, तो आवाज़ बाहर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए वो अबरीशा के कंधे पर हल्का सा हाथ रखते इसे हिला गया। जब अबरीशा ने मसरूफ़ अंदाज में इसका हाथ उठाया, ज़ैदान ने इस बार अपने हाथ का भरपूर दबाव डालते इसका रुख अपनी तरफ किया। हजार को देखते अबरीशा के दिमाग में सुबह का मंजर घूम गया, जब हजार ने अरहाम पर पहले मुक्का बरसाया था। अबरीशा अपने भाई अरहाम से बहुत प्यार करती थी, इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता कोई इसे कुछ भी कहता तो। इसीलिए वह हजार से अच्छी खासी नाराज़ थी। यहाँ क्या कर रही है? हजार ने अबरीशा की खामोशी पर पूछा। जो भी करूं, आपको क्या? अबरीशा गुस्से से कहती वहां से जाने लगी। जब हजार ने गुस्से से इसकी कलाई पकड़े, दरवाजे से थोड़ा हटकर इसे दीवार के साथ लगाया। तुम्हें तमीज़ नहीं बड़ों से बात करने की? हजार अपनी सुर्ख गहरी ब्राउन आंखों से अबरीशा को घूरते बोला। आपको है तमीज़? आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? अबरीशा ने गुस्से से अपने कंधों से हजार के हाथ उठाते कहा। इस साले ने बात ही ऐसी की थी कि इसका मुंह तोड़ना जरूरी था। हजार जहाँ मोच के अबरीशा का तुपाते हुए बोला, मेरे भाई को गाली मत दे हजार भाई। अबरीशा अब भी हजार को उंगली दिखाते जानबूझकर भाई बोलती तो पाने की भरपूर कोशिश कर गई। कितनी बार बोला भाई ना बोला करो, समझ नहीं आती? और कोई गाली नहीं दी तुम्हारे भाई को। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से वो हमारे साले साहब ही हैं, और आइंदा से उंगली ना दिखाना। इसे तोड़कर हाथ में पकड़ा चुका होता अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता। हजार इसकी उंगली को अपने हाथ में पकड़ते इसके करीब वातावान कर गया। और अगर आइंदा भाई बोला तो अबरीशा याद रखना, ऐसी सजा दूंगा इन होंठों जुबान को कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। हजार अबरीशा को गुस्से से घूरते सलमान शाह के कमरे की तरफ बढ़ गया। तो साहब साधो, आज घर पर क्या तमाशा लगाया तुम दोनों ने? हजार के कमरे में जाते ही सलमान शाह गुस्से से बोले, सॉरी बड़े पापा, मुझे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी था हीट ऑफ द मोमेंट इसका हाथ उठ गया था, लेकिन हुदैबिया के हवाले के अलावा भी अरहाम इसे बहुत अजीज था, इसीलिए इसने माजरत करने में देर न की। अरहाम बेटे, आपका क्या ख्याल है? बड़े बाबा, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं इसको जवाब तो दूंगा ही। अरहाम ने हजार को घूरते हुए देख कहा। अरहाम, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी सॉरी बोलो इसे और एक दूसरे के गले लगो। अरहाम के वालिद ने इसके एटीट्यूड पर इसे घूरते हुए गुस्से से देखा। चलो उठो शाबाश, कभी हम भाइयों को लड़ते देखा है? एहसान साहब ने भी अपने सपूत को घूरते कहा, जिस पर इन सब की बीवियों ने नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को देखते तौबा की। बेशक वो भाई आपस में कभी नहीं लड़े थे, लेकिन ये भी सच था इनके कहर से कोई बच्चा भी ना था इनकी जवानी में। वो सब एक दूसरे की खातिर लड़ने मरने तक पहुंच जाते थे। जब अरहाम और हजार एक दूसरे के गले मिलते सॉरी बोल गए तो कमरे में मौजूद सब लोगों ने शुक्र किया। भाई साहब, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। फुरकान शाह ने सबको देखते अपनी कुर्सी पर सीधे होते कहा। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि अरीज़े सुल्तान के वलीमे पर मैं हुदैबिया और अरहाम का वलीमा भी कर दूँ। अरहाम अपने वालिद के फैसले पर हैरान ही रह गया। एहसान और फिरोज़ा, तुम दोनों की कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं यार, हमें क्या एतराज़ होगा, आखिर बेटी को एक दिन तो रुखसत करना ही होता। एहसान शाह ने अपनी बीवी के हाँ के इशारे पर फ़ौरन अपनी रजामंदी भी दी। लेकिन मुझे एतराज़ है, मैं अभी ये रुखसती नहीं चाहता। अरहाम सबका इसकी इजाज़त के बिना रुखसती तय करने पर जलते तवे पर बैठा। क्यों, तुम्हें क्या एतराज़ है? फुरकान साहब ने अपने खूबरू बेटे को घूरते इस्तफसार किया। मुझे कल लंदन के लिए निकलना, कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट लाइन अप हैं, इसलिए अभी मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। अरहाम ने हुदैबिया को घूरते अपने वालिद को नरमी से जवाब दिया। क्यों ज़ैदान, क्या वो प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर सकते हो? फुरकान शाह ने ज़ैदान शाह को मुखातिब किया, जो अरहाम की बेवजह जिद पर इसे घूर रहा था। जी छोटे पापा, मैं हैंडल कर लूँगा, ज़ैदान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अरहाम ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। लेकिन बाबा, मैं फिर भी ये सब नहीं चाहता। अरहाम ने अपने बागी दिल की सदा को इग्नोर करते अपनी अना को ही बुलंद रखा। तो ठीक है, अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो हुदैबिया को आज़ाद कर दो। मुझे हुदैबिया बिल्कुल अबरीशा की तरह अजीज़ है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो इसकी कदर भी ना कर सके। फुरकान ने अपने बेटे को अच्छा खासा सुनाते कहा। वहाँ मौजूद सब बड़ों के डिसाइड करने पर कहा ही ये सब अरहाम के साथ किया जा रहा था, जिसकी मास्टरमाइंड इसके मासूम से माँ थे।
क्यों दिव्या बेटे, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है अगर हम सब बड़े मिलकर कोई फैसला करें तुम्हारे लिए? तो सलमान शाह ने भी फुरकान की बात को अहमियत देते हुए दिव्या से पूछा। तो अरहाम को लगा कमरे की छत इस पर आ गिरी हो। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था इसके घर वाले ऐसा कुछ भी सोचेंगे, लेकिन वो अभी भी मुतमईन था क्योंकि इसे उम्मीद थी इसके और दिव्या के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स हों वो दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। मुझे कोई इतराज़ नहीं बड़े पापा, आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे मुझे मंजूर है। दिव्या ने अपने पाँव को घुटते हिम्मत करते बोला। वो झुके सर से भी अरहाम के टूटते मान के खींचे अपने पूरे जिस्म और रूप में व्यस्त होते महसूस कर रही थी। जब वो दिव्या की बात पर अरहाम शाह को लगा किसी ने जलता हुआ शीशा इसके कानों में डाल दिया हो। इसके दिमाग की रगें एकदम जोर जोर से फड़फड़ाते फटने के करीब थी। मुझे ये रुखसती मंजूर है, आप जब चाहें तब की डेट फिक्स कर लें। अरहाम अपने लहजे को बहुत मुश्किल से नार में रखे अपनी मुठ्ठियां बीच से कहता फौरन कमरे से निकल गया। जब सब अरहाम के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखते परेशान हुए। गुलनूर, सब ठीक तो होगा? आमना शाह ने परेशानी से पूछा। भाभी परेशान ना हो, अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिव्या का दिल चीख चीख के इससे कुछ गलत, बहुत गलत हो जाने का बोल रहा था। तो ठीक है, फिर डिसाइड हुआ जदान और अरीसे के वलीमे वाले दिन ही अरहाम और दिव्या का वलीमा भी होगा। और दिव्या को रीजे अभी रूम में लेकर गई थी क्योंकि इसे दोबारा से फीवर महसूस हो रहा था। इनके चलते ही सब बड़ों ने फैसला किया जुमे को अरहाम और दिव्या की मेहंदी, हफ्ते को रुख से एतवार को वलीमा होगा। बाबा, इतना हल्ला गुल्ला करने की क्या ज़रूरत है? सरदार ने परेशानी से सब बड़ों को देखते कहा। वो सिक्योरिटी को लेकर पहले ही परेशान था और यहाँ अगर इतने फंक्शन होते तो मसले और भी ज़्यादा हो जाते। क्यों, तुम्हें क्या एतराज़ है इस सब में? सलमान शाह ने गुस्से से जरदान शाह को देखते पूछा। नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा? जरदान फौरन बोला क्योंकि अब वो सबको असल हकीकत बताकर परेशान नहीं कर सकता था। इसीलिए खामोशी से उठता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि फंक्शन शुरू होने से पहले अच्छे से सब इंतजाम कर सके। अरहाम शाह गुस्से से अपने सामने आती हर चीज़ को तहस नहस करता अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजे को धाड़ से बंद करता अंदर दाखिल हुआ। और दिव्या, अरहाम शाह, तुम खुद को सोच से दूर करने का सोच भी कैसे सकती है? अरहाम अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े जोर से चिल्लाता अपने कमरे की हर चीज़ को भी तहस नहस करने लगा। नहीं हो दिव्या, अरहाम शाह, तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अरहाम शाह गुस्से से और दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ा। और दिव्या अभी थोड़ी फ्रेश होती लाइट पिंक रंग के आरामदेह कुर्ते शलवार में बालों का हल्का सा ब्रश करते खोले सोने की तैयारी में थी। वो आज सब कुछ होने की वजह से बहुत परेशान थी। इसे अरहाम की सुलगती आंखों की तपश अभी भी खुद पर महसूस हो रही थी। जब अरहाम धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते अपनी सुरख बर्फ की तरह मंजमंद आंखों से दिव्या को घूरते दरवाजे को बंद करते लॉक भी लगा गया। दिव्या को अरहाम की तरफ देखते अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हुई। नीचे क्या बकवास की थी तुमने? अरहाम शाह ड्रेसिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते हुए चीखा। अरहाम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। दिव्या ने अपने कांपते हाथों से दुपट्टा बेड से उठाते खुद पर ओढ़ते अरहाम को देखे बिना नजर झुकाए कहा। अगर वो अरहाम शाह को देख लेती तो यकीनन अभी बेहोश होती गिर जाती। कैसा नहीं है दिव्या? अरहाम शाह, अरहाम ने इसके दुपट्टे को अपने गले में लेते देख लकड़ी की तरह सुलगते इसकी तरफ बढ़ते बेदर्दी से इसके गले से दुपट्टा इतनी जोर से खींचा कि इसके गले में दुपट्टा खींचने से ही एक सुर्ख लकीर सी वाज़ेह होती हुई दिव्या की सिसकी की वजह बनी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते कि तुम अरहाम शाह से अपने आप को अलग कर सकती हो? अरहाम और दिव्या के सिल्की खुले कमर तक आते बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े हलक के बल चिल्लाता और दिव्या को लड़खड़ा गया। अरहाम, दिव्या के गले से अरहाम के डर से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलती। यू नो माई डियर वाइफ, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो, तुम्हारा पोर पोर अरहाम शाह का है। अरहाम इसे बाजू से पकड़े बैठ के बिल्कुल दरमियान में पूरी कुव्वत से फेंक गया। इतनी जोर से फेंके जाने पर दिव्या को अपनी कमर में दर्द की एक लहर सी उठती महसूस हुई जो इसके दिल के दर्द से मिलती इसकी आंखों की नमी को पल में बढ़ा गया। दिव्या, आज जो तुमने गलती की है इसकी सज़ा तुम्हें अरहाम शाह ऐसी देगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तुमने मेरी यानी अरहाम शाह की अमानत होते हुए इससे दूर होने की बात सोची भी कैसे? अरहाम इसके ऊपर झुकता इसके लाइट पिंक रंग में चमकते नाजुक बदन पर बेबकी से अपना हक जताता छू रहा था। आप मेरी
तो सुने, जिस पर हो दिव्या तड़पते हुए इससे बोलती दूर होने लगी। डोंट हो दिव्या। अरहाम इसके खिसकने पर पहले से ही ज्यादा बेरहमी से अपनी तरफ खींचते, इसकी गर्दन पर दांत काटते, इसकी चीख को अपना मजबूत हाथ इसके नाजुक होंठों पर रखता घूंट गया। क्या बोला था तुम्हें? कोई त्रास नहीं मुझसे दूर जाने का? तो दिव्या शाह आज तुम्हें अपनी ऐसी दहशत भरी गुर्बत की हल्की सी झलक दिखाऊंगा कि तुम्हारा पोर पोर आइंदा से अरहाम शाह की गुर्बत में आने का सोच कर लरज उठेगा, और ये एहसास करवाएगा कि जो अरहाम शाह की मुल्कियत है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी है। अरहाम और दिव्या को अपने नीचे तड़पते देख इसके मुंह पर हाथ रखे इसके बहते आंसुओं की भी परवाह किए बिना इसकी गर्दन पर जगह जगह सुर्ख निशान बना रहा था। और दिव्या मुसलसल मज़ाहमत करते खुद को अरहाम शाह से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो इस नाजुक जान के बस की बात हरगिज़ ना थी। नी लबों और ज़ुबान ने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी ना? अरहाम इसके गुलाबी होंठों से हाथ उठाते इन्हें अपनी उंगलियों में बेदर्दी से मसलता तड़पा गया। अरहाम दूर रहे मुझसे। और दिव्या गुस्से से इसके हाथ झटकती अपने गले में फंसे आंसुओं के गोले सब में चलाकर बोली, यानी वो जो चाहे जब चाहे इसके साथ सलूक कर सकता था और इससे बस बर्दाश्त करना था। जब अरहाम दिव्या के झटके पर दूर तो क्या होता, वो अपनी पूरी शिद्दत से इसके गुलाबी होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते, इन पर अपने अनाबी होंठों की शिद्दत दिखाते इसकी सांसें खींच गया। वो बहुत दृष्टि से इसके होंठों को सख्त करते इन्हें अपने दांतों का निशाना भी बना रहा था। अपनी और दिव्या की सांसों की परवाह इन्हें अपने दांतों का निशाना भी बना रहा था। अपनी और दिव्या की सांसों की परवाह किए बिना इसके हाथ भी बेबाकी से अपना पूरा हक जता रहे थे। दिव्या इसकी बेरहम लमस पर मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। जब अरहाम इसकी रुकती सांसों पर रहम करते इससे दूर हुआ। दिव्या, आज के बाद तुम ये भूल जाना कि अरहाम शाह के दिल में तुम्हारे लिए कोई मुकाम होगा, क्योंकि तुमने बार बार साबित किया है कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा दूसरी चॉइस हूँ, जो अरहाम शाह को हरगिज़ मंजूर नहीं है। अरहाम और दिव्या से दूर होते बैठ से उतरते अपनी सारी दृष्टि लफ्ज़ों में समोते दिव्या की रूह को तड़पा गई। यानी दिव्या अब अरहाम शाह जिसके जमा इसने आज तक कुछ सोचा नहीं था, इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। और दिव्या की ये सोचते ही सांसें गले में अटकने लगी, तो वो अपने गले को अपने हाथों में जकड़े गहरे सांस लेने लगी। अब जब रुखसत होकर आओ तो अपने दिमाग में ये सोच कर आना, अब किसी को तुम्हारा इंतज़ार नहीं है। हाँ, ये हरगिज़ ना समझना कि अरहाम शाह तुम पर कोई हक नहीं जताएगा। अरहाम सुर्ख चेहरे से गहरे सांस लेते दिव्या को अपने मुकाबल खींचते मुस्कुराते हुए सुर्ख आंखों से देखते बोला, अरहाम आप मेरी बात तो सुने प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिव्या अरहाम की बातों पर तड़पते हुए अपने फटते दिल से अपनी पूरी हिम्मत लगाती चिल्लाकर बोले, इतना तड़प क्यों रही हो? अब अरहाम दिव्या के तड़पने पर मुस्कुराते हुए इसे बाजू से पकड़े अपने बिल्कुल करीब कर गया। अगर तुम इसलिए तड़प रही कि मैं कहीं तुम्हें छोड़ ना दूँ तो वो तो नामुमकिन है। ना ही अरहाम शाह तुम पर अपना एक भी हक माफ़ करेगा। सिर्फ ये बांध करने आया था कि खुद को मेरे जुनून को सहने के लिए तैयार करके आना। अरहाम और दिव्या के अपने मजबूती से पकड़े बाजू को एक झटके में चिढ़ाते इसी तरह आंधी तूफान की तरह वापस चला गया जैसे आया था। और दिव्या भी बेड पर थके कदमों और लरसती टांगों से पीछे चीखते हुए वो इंसान लग रही थी जो तूफान में हुई बर्बादी के बाद अपने खाली हाथ देखते बस तड़पता रह जाता है। सरतान कब से अपने कमरे में बैठा मोबाइल यूज़ करते बेचैनी से अरीज़े का इंतज़ार कर रहा था, जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। सरदार ने सिकंदर से अरीज़े के लिए फ़ोन पे मंगवाया था, लेकिन आज तक अरीज़ा मैडम की सोने की वजह से दे नहीं पाया था, वरना अब तक कॉल कर करके इसे रूम में बुला चुका था। सरदार गुस्से से कमरे से बाहर निकला तो बाहर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन किचन से आवाज़ें आ रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ा जहाँ अरीज़े के साथ दुआ शान से और अबरीशा सामने चाय के कप रखे बातों में मसरूफ़ थी। सरदार शाह को देखते ही अरीज़े पर जी भर के गुस्सा आया। अरीज़े एक कप कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी से। सरदार का बस चलता तो अरीज़े का हाथ पकड़े ले जाता, लेकिन अपनी भाभी और अबरीशा के सामने वो चाह कर भी ऐसा ना कर सका। आप इस वक्त कॉफ़ी कब पीते हैं? अरीज़े जो कमरे में जाने के डर से सबको चाय की ऑफ़र करती बातों में मगन कर गई थी। सरदार की आवाज़ पर उछलती इसकी आंखों में छाई गुस्से की सुर्खी पर अटकते हुए बोली, हमारी शादी को भी बस एक दिन हुआ है, तो मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्दी
हो जाएगा। अरीज़ा जरदान की बेटाइम में फरमाइश पर सुलगते हुए कॉफ़ी बनाने के लिए उठी तो जरदान गैर महसूस तरीके से फ्रिज से पानी निकालने के बहाने इसके बिल्कुल पास हाथ अपने गुस्से का इजहार करते अरीज़े के हाथों को कांपने पर मजबूर कर गया। चलें भाभी, मैं तो चली, मुझे तो नींद आई है, बाकी की प्लानिंग सुबह सही है। वृषा, जिसका नींद से बुरा हाल था, सबको गुड नाइट बोलती किचन निकली तो दुआ और शान से भी सताना और अरीज़ा को मुस्कुराते हुए देखती अपनी जगह से उठी। भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरीज़ा ने इन दोनों को उठते देख फौरन कहा। सतान की घूरती आंखों की वजह से इससे बोलना भी नहीं जा रहा था। अरीज़ा, बच्चे, तुम भी थक गई होगी और अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो सोते हैं। शान से भाभी ने अपने देवर के मूड को अच्छे से जानती थी, इसलिए अरीज़ा को कब से रूम में जाने का बोल रही थी, लेकिन वो भी ढीठ बनी हर बार थोड़ी देर तक जाते बोल फिर बातों में मगन हो जाती थी। शान से और दुआ बिना एक मिनट भी जाया किए अरीज़ा की रूहानी सी सूरत देखती मुस्कुराती हुई किचन से निकल गई। रहने तो काफ़ी, चलो कमरे में चलें। शान से और दुआ के जाते इज्जतदार चेयर से उठते अरीज़ा के हाथ से कॉफ़ी का जार लेते शेल्फ पर रखते बोला, क्यों, अभी तो आपको पीनी थी? अरीज़ा गुस्से से जरदान को घूरती अपनी कमर पर हाथ रखे बोली, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे इन गुलाबी लबों की नरमी को पीना है, तो चुपचाप चलो। जरदान इसे किसी भी और बात का मौका दिए बिना अपनी गोद में उठाता इसके गुलाबी नर्म लबों को अपने अनाबी लबों में कैद किए किचन से निकलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अरीज़ा अभी तक फ्रीज थी, वो सोच भी ना सकती थी जरदान क्या हवेली में भी ऐसी बेबाक हरकत कर सकता था। जरदान इसके होंठे को नरमी से छूते अपनी सारी बेचैनी का बदला ले रहा था। जरदान अरीज़ा को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ, जो अब इसके कॉलर को झंझोड़ते से होश दिलाने की कोशिश कर रही थी। जरदान ने अपने पाँव से ही दरवाज़ा बंद करते इसके होंठों को आज़ाद किया। जरदान, आपको ज़रा ख्याल है, अगर हमें ऐसे कोई देख लेता तो इन्हें भी एहसास हो जाता कि वी आर न्यूली वेड्स कपल। जरदान अरीज़ा को ऐसे ही गोद में उठाए बेड की तरफ बढ़ते बोला, अब तो उतार दें। जब अरीज़ा इसके बेशर्म अंदाज पर सुलगते हुए बोली, ऐसे मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पहली बार अपने कमरे में तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लाऊं, और तुम्हारी वजह से आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो ही गई। जरदान अरीज़ा को बेड पर बिठाते खुद इसके पास ही नीचे कारपेट पर बैठा। आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? अरीज़ा जरदान की बेबाक ख्वाहिश को इग्नोर करते इसे नीचे अपने कदमों में बैठे देख फौरन अपने पाँव दूर करते बोली। जब जरदान इसे कोई भी जवाब दिए बिना साइड ड्रॉर से 2 गिफ्ट पैक निकालते इसकी गोद में रख गया। थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अरीज़ा, अगर तुम मुझे ना मिलती तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरता। जरदान इसके नर्म मुलायम हाथों को अपने हाथों में लेते इन पर अपने लब रख गया। आप प्लीज़ यहाँ से उठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरीज़ा जरदान के इजहार पर अपनी तेज होती धड़कनों पर काबू पाते नरमी से बोली। जब जरदान अपनी आंखों में अरीज़ा की बढ़ती तलब लिए बेड पर बिल्कुल इसके सामने बैठा। खोलो इसे। जरदान ने एक डिब्बा के हाथ में पकड़ाते बोला, क्या है इसमें? अरीज़ा इस गिफ्ट को खोलते बोली, देखो तो सही। जब अरीज़ा डब्बे में आईफोन देखते जरदान की तरफ देख गई। सॉरी, मैंने तोड़ा था तो लेकर भी तो देना था। जरदान अपने बालों में हाथ फेरते मुस्कुराया, इसमें नई सिम है, बाकी सेटिंग तो मैंने कर दी है, अगर कुछ और करना हो तो कर लेना। थैंक्स। अरीज़ा मोबाइल के डिब्बे को खामोशी से साइड पर रखते बोले, अब ये खोलो। जब जरदान अरीज़ा के इतने ठंडे थैंक्स को बोला, अरीज़ा खामोशी से वो डब्बा खोल गई। इसमें डायमंड की खूबसूरत पायल का जोड़ा था, जिस पर छोटे छोटे डायमंड के साथ छोटे छोटे से घुंघरू भी लगे हुए थे। पायल्स देखने में बहुत खूबसूरत थी। शुक्रिया, बहुत प्यारी है। अरीज़ा इस बार थोड़ा अच्छे तरीके से थैंक्स बोलते पायल को अपने पाँव में डालने लगे। जब जरदान इसका हाथ पकड़ते खुद वो पहनाते हुए इख्तियार इन पर अपने लब रख गया, तो अरीज़ा ने फ़ौरन अपने पाँव पीछे खींचे। मुझे पता है तुम्हें ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अहम फंक्शंस में तुम इनको ज़रूर पहनोगी ना? अरीज़ा अपनी टांगों को इकट्ठा करते अपने घुटने पर सर रखे पायल्स पर हाथ फेरते जरदान को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। ओह हेलो बेगम साहिबा। जरदान ने इसके इग्नोर करने पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा, आपसे एक बात पूछूं? अरीज़ा ने वैसे ही पायस को छेड़ते पूछा, जो पूछना हो पूछ लेना, लेकिन पहले ये बताओ, पहनोगी ना इनको मेरे लिए? जरदान अरीज़ा को अपनी तरफ खींचते इसका रुख दूसरी तरफ करते इसके कमर को अपने साथ लगाता इसके बालों के बने वैसे जोड़े को एक तरफ करते इसके
कदम को पीछे से नरमी से छूता बोला, जी जी पहनूंगी। अरीसे ने फौरन सद्दान से थोड़ा दूर होने की कोशिश की। अच्छा बोलो, क्या पूछना था तुमने? सद्दान अब अरीसे की गर्दन से नीचे इसके लाइट ब्लू तंग गले वाली कमीज, जो इसने आते ही फ्रॉक उतार कर हल्की सी सलवार कमीज पहनी थी, इसकी जिप को खिसकाता कंधे से शर्ट नीचे करते इसकी कमर को छूते मदहोश होते बोला, आप पहले दूर हो। अरीसे सीढ़ी से अंदाज से बोलते सद्दान को अपनी बेबाकियों से पल में रुकने पे मजबूर कर गई। जो भी पूछना है ऐसे ही पूछो, पहले ही कमरे से बाहर रहकर मेरा दिमाग अच्छा खासा खराब कर चुकी है। सद्दान ने चिढ़ते हुए अरीसे को खुद में बेंचे दोबारा इसकी गर्दन पर झुका। क्या पूछा है? कुछ मिनट्स बाद भी जब अरीसे कुछ ना बोले थे, सद्दान ने इसकी सुर्ख होती गर्दन को देखते गहरा सांस लेते इससे दूर हुआ। हाँ, आपने अस्पर के साथ क्या किया? अरीसे सद्दान से थोड़ी दूर होकर बैठी अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते कुछ पल सोती रही। आखिरकार हिम्मत करते पूछ ही गई, तुम्हारा इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है तो आइंदा से मैं इस इंसान का नाम भी ना सुना। सद्दान अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल करते कमरे की लाइट डिम करते बैकग्राउंड की तरफ बढ़ता टेक लगाता अरीसे को अपनी तरफ खींच गया, जो इससे डरते बिल्कुल किनारे पर हो चुके थे। सद्दान, बस इतना बता दें, छोड़ा इसे या नहीं? अभी नहीं छोड़ा। सद्दान अरीसे की बात मुकम्मल होने से पहले ही गुस्से से बोला, तो आप छोड़ दें अरीसे। अब अगर तुमने इसकी तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सद्दान अरीसे को अपने सीने पर मुंतकिल करते इसे अपने सीने में बीचे अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। वो अस्पर जैसे गैर अहम इंसान के लिए अपनी जान पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था कि वो इस इंसान का जिक्र भी करे। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। अरीसे सद्दान की बात पर मुंह बनाते इसके सीने पर अपने दोनों हाथों को जोर देते दूर होने लगी। याद है फार्म हाउस पर क्या कहा था मैंने? सद्दान ने अरीसे के जोड़े की शक्ल में बंधे बालों को खोलते इनकी नरमी अपने एक हाथ से महसूस करते अपना चेहरा इसमें छुपाया। मुझे नहीं याद और ना ही मुझे याद करना है। आप मुझे छोड़ें, मुझे चेंज करना है। अरीसे सद्दान के कुछ देर पहले डांटने की वजह से हाथ धरती बोली, ना ना माय डियर, ना तो मैं तुम्हें खुद को बोलने दूंगा और ना ही खुद से जुड़ी बातों को। सद्दान अरीसे को अपने नीचे करते प्यार से इसकी आंखों को चूमते बोला, और रही बात चेंज करने की तो मीजान, इसकी क्या ज़रूरत है? अभी तो सब पर्दे हटाने का टाइम है। सद्दान अपनी बेबाक बातों से अरीसे की नाजुक जान को डरा रहा था। चाहता हूँ कि तुम कभी भी हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को ना लाना। मेरे से कोई मसला हो, मुझसे लड़ना चाहो लड़ लेना। हाँ, किसी और की वजह से मुझसे मूड बनाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। सद्दान अरीसे के खराब मूड को देखते इसे आहिस्ता आहिस्ता समझाने के साथ अपने हाथों की बेबाकियों को भी बढ़ा रहा था, जिस पर अरीसे सुख चेहरे से अपने धड़कते दिल को संभालते इसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी, जब सद्दान इसे कंधे से पकड़ते इसके बदन की गहराइयों पर अपने लब रख गया। इसकी शर्ट को कंधे से सरकाते इसके बदन की रनाइयों को देखते इसकी आंखें जज्बों की शिद्दत से मज़े का मार आलूदा होते लाल हुई। सद्दान अरीसे के खूबसूरत कदोखाल को महसूस करते अपने होंठ के एक किनारे को मुसलसल अपने दांतों से काट रहा था। सद्दान अरीसे को थोड़ा ऊपर उठाते इसे एक पल में हर पर्दे से आजाद कर गया। अरीसे सद्दान के इस एक्ट पर शर्म हया से लाल पड़ते अपने ररोसती पलकों को झुका गए। सद्दान अरीसे अपने वजूद को देखते इससे रूहानी और फुकाती इसके सीने में ही छुपने की कोशिश करने लगी। जी जाने सद्दान, आज किसी नरमी की उम्मीद ना रखना। सद्दान इसे कहते इसकी कान की लुक को अपने दांतों में दबा गया। अरीसे ने सहमते हुए इसके बॉडी बिल्डर वजूद को देखा, जो आज किसी रात के मूड में नहीं था। आज तुम्हारे हर हर हिस्से को मैं अपने लम्हों से मुअत्तर करते ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। सद्दान शाह अरीसे का रुख मोड़ते इसकी साफ शफाफ कमर पर झुकते जगह अपना लफ्ज़ छोड़ता अरीसे को शर्म से लाल सुर्ख होते अपनी आंखों को मेछे पर मजबूर कर गया। अरीसे गहरी गहरी सांसें लेती कम्फर्ट को अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियों में बींचे पर सीने में नहा गई। कमर पर मन मर्जियाँ सद्दान इसकी कमर पर मन मर्जियाँ करते इसे सीधा करते अपनी शर्ट को दूर उछाल गया। अरीसे फिती शर्मा हया की वजह से लाल सुर्ख चेहरे और गर्दन से सद्दान शाह को मजीद पागल कर गए। सद्दान अरीसे को अपनी गुर्बत के रंगों में रंगे देख बेख्तियार इसके माथे पर
अपने लब रखे जब इसकी नज़रें अरीज़े के गुलाबी कपकपाते होंठों पर पड़ी। मेरी जान, तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि तुम ज़रदान शाह का सुकून हो, इसकी रूह का करार हो। तुम ज़रदान इसके होंठों को बार बार नरमी से अपने होंठों से छूता, अपनी जज्बे लुटाती आंखों से बो रहा था। ज़रदान शाह का हाथ कभी नरमी से और कभी सख्ती से इसकी धड़कनों को छूते अरीज़े की कमरे में गूंजती सिसकियों की वजह बन रहा था। अरीज़े के पूरे बदन पर ज़रदान की बेबाकी और नरमी पर लर्जा तारी था। जब ज़रदान इसकी धड़कनों पर अपने दांतों की लम्बत से सख्ती दिखा गया, अरीज़े को लग रहा था इसका दिल पसलियाँ तोड़ते बाहर आ जाएगा। ज़रदान शाह की इसकी धड़कनों की शिद्दतों पर अरीज़े ज़रदान शाह के भारी वजूद के नीचे से निकलने के लिए मज़ाहमत कर रही थी। जब ज़रदान खुद को आखिरी पर्दे से भी आज़ाद करते, इसकी टांगों को भी काबू में करते, इसके होंठों पर झुकता, अब नरमी की बजाय अपनी भरपूर शिद्दत दिखाने लगा। ज़रदान इसके जिस्म के हर हिस्से को अपने लमस का एहसास देते, इसके हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां बसाते अरीज़े को बेख्तियार पैनिक कर गया। रिलैक्स मेरी जान। अरीज़े की अभी से नम होती आंखों पर अपने लब रखते ज़रदान इसकी कमर को थोड़ा सा ऊपर करते इसमें अपनी पूरी शिद्दत से समा गया, जिस पर अरीज़े की चीख कमरे में गूंजी। ज़रदान नरमी से कभी इसके लब छूता और कभी इसके गाल पर बहते आंसू को चूमते, कभी नरमी और कभी शिद्दत पसंदी से खुद में समाता अपनी रूह को पुरसकून कर रहा था। अरीज़े की सिसकियाँ कभी हल्की हल्की चीखों में बदलती और कभी अरीज़े अपनी भारी होती सांसों से ज़रदान शाह को बर्दाश्त करती निढाल हो रही थी। आखिरकार फजर से कुछ देर पहले ज़रदान शाह अरीज़े से अलग हुआ और इसके बालों में हाथ से लाते इसे अपने सीने में भींचे आंखें मूंद गया। वो अरीज़े को महसूस करते करते नींद की वादियों में खो गया, जबकि अरीज़े अपनी थकावट से दर्द होते बदन से पहले ही नींद की वादियों के सफ़र पर निकल चुकी थी। जारी है प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें ताकि नॉवल के बारे में रिव्यू मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।